नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। उत्तरकाशी से सामने आ रही है। टनल में खुदाई का काम हुआ पूरा। किसी भी समय मजदूर आ सकते हैं बाहर। अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तैयार। एम्बुलेंस के लिए तैयार किया गया ग्रीन कॉरिडोर। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां पर खुदाई का काम पूरा हो चुका है और अब किसी भी समय मजदूर बाहर आ सकते हैं। बड़ी खबर उत्तरकाशी से, टनल में खुदाई का काम हुआ पूरा। किसी भी समय मजदूर आ सकते हैं बाहर। एम्बुलेंस भी मजदूरों के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो वहीं दूसरी तरफ एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया है। बड़ी खबर उत्तरकाशी से आप तक पहुंचा रहे हैं। टनल में खुदाई का काम पूरा हो चुका है और अब मजदूर किसी भी समय बाहर आ सकते हैं। अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तैयार है। तो वहीं दूसरी तरफ एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार किया गया है। उत्तरकाशी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर टनल में खुदाई का काम पूरा हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ अब किसी भी समय मजदूर बाहर आ सकते हैं और एम्बुलेंस भी तैयार है। मजदूरों को बाहर निकालने का काम बस कुछ ही देर में अब शुरू हो जाएगा। एम्बुलेंस तैयार है। एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिसंबर को वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करने देहरादून आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनसे अनुरोध किया था। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रदेश सरकार को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आने की सूचना मिल गई है। इसके साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस विभाग प्रधानमंत्री के दौरे से संबंधित सुरक्षा तैयारियों में भी जुट गया है। सूत्रों के मुताबिक जल्द तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री धामी के स्तर पर बैठकें बुलाई जा सकती है। इसके साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस विभाग प्रधानमंत्री के दौरे से संबंधित सुरक्षा तैयारियों में भी जुट गया है। सूत्रों के मुताबिक जल्द तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री धामी के स्तर पर बैठकें बुलाई जा सकती है। आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन विषय पर राजधानी देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। इस सेमिनार का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। कार्यक्रम में देश विदेश के कई विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इस विषय पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सेमिनार उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण हो गया है और यहां पर आपदा को रोकने और अन्य विषयों पर विशेष तौर पर फोकस हो, ये जरूरी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने जोशीमठ, सिलक्यारा टनल और हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों आई आपदा का भी जिक्र करते हुए सबक लेने की बात कही है। डिजास्टर मैनेजमेंट का जो यहाँ इवेंट होना है वो निश्चित ही आगे आने वाले समय में मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँ हमारे लाभप्रद हो, आगे कुछ नया उसमें सीखने को मिले। लेकिन केदारनाथ की त्रासदी और रेहड़ी की घटना, अभी ये टनल में जो मजदूर फंसे, ये सारी घटना 66 यहाँ टनल से इस समय उत्तराखंड में बन रही हैं और जो नॉर्म्स हैं हमारे आपदा प्रबंधन के, उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है, लेबर एक्ट का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ये सारी चिंता के विषय हैं। मुझे लगता है कि जो प्रतिभाग करने लोग आएंगे वो इन सभी चीजों की ओर इंगित भी करेंगे। और जो जूलॉजिस्ट और जो पर्यावरणविद हैं उन्होंने जिस तरह की आशंकाएं जताई हैं कि ग्लेशियर जिस हिसाब से पीछे वो खिसक रहे हैं, हिमपात लगातार वर्ष दर वर्ष घट रहा है, कम हो रहा है, असमय बारिश हो रही है, बादल फटने की घटनाओं में तेजी से 30 से 40% की वृद्धि हुई है। ये सब हमारे उत्तराखंड के लिए चिंता के विषय हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी और सरकार पर निशाना साधा। माहरा ने कहा कि भारत स्वाभिमान और अन्य चीजों पर लंबे समय तक बीजेपी ने बात नहीं की। नागपुर के कार्यालय पर लंबे समय तक तिरंगा नहीं लहराया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इन कार्यों को लेकर अब डर लगने लगा है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि तिरंगे का अपमान हो रहा है। लोगों के घरों में कटे फटे तिरंगे लहरा रहे हैं। जगह जगह सड़कों पर कूड़े के ढेर में तिरंगे देखे जा सकते हैं। भारत का स्वाभिमान तो हमेशा ऊपर रहा, लेकिन भाजपा इसको मना रही, उसमें भी मुझे अब शंका हो रही है
कि जिन लोगों ने 55 साल तक अपने नागपुर के कार्यालय में भारत का झंडा नहीं लगाया और भारत का झंडा लगाने वाले 3 नवयुवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, वो आज भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस मना रहे हैं, भारत झंडा दिवस मना रहे हैं। वो आज ये दिवस मना रहे जो आप कह रहे हैं, इसके पीछे क्या षड्यंत्र समझ में नहीं आ रहा। आज राष्ट्रीय ध्वज का जितना अपमान हो रहा, हर छत में झंडा दिख रहा, फटा हुआ झंडा है, जला हुआ झंडा है, धूल से सना हुआ झंडा है। तो वहीं पिछले कुछ समय से गढ़वाल लोकसभा सीट की लगातार दौरे कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को 2024 में इस सीट से लोकसभा का संभावित उम्मीदवार माना जा रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत राजनीतिक दौरे के साथ ही धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभा रहे हैं। अपनी खुद की दावेदारी को भले ही हंसकर टाल रहे हो, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ समय से वो गढ़वाल लोकसभा सीट के लगातार दौरे कर रहे हैं, उसको लेकर कयासों का बाजार गर्म है। मैं हमेशा लगभग ये कहूं कि पिछले 40-42 साल से भी शायद ज्यादा हो गए होंगे कि जब हम घूम रहे हैं, खूब भ्रमण करते रहते हैं। और भ्रमण कोई मेरा ये पहली बात नहीं है, मैं लगातार कर रहा हूं और केवल गढ़वाल लोकसभा का नहीं कर रहा हूं, मैं कुमाऊं मंडल में भी जाता हूं, मैं देश के अन्य हिस्सों में भी जाता हूं। हल्द्वानी के ब्लॉक स्थित सभागार में भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई। पूरे जिले में 11 स्थान पर इस यात्रा के माध्यम से भारत सरकार और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जाएगी। इसके साथ ही मौके पर ही योजनाओं का लाभ लेने वाले पात्र लाभार्थियों को उनसे संबंधित योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। हल्द्वानी ब्लॉक से रंगारंग कार्यक्रमों के साथ भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई। इस दौरान मुख्य अतिथियों ने भारत संकल्प यात्रा के रथ को हरी झंडी दिखाकर जिले भर के लिए रवाना किया है। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जहां जहां यात्रा जाएगी वहां वहां हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे। साथ ही सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को आम गरीब जन तक पहुंचाया जाएगा। मौके पर पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का तत्काल लाभ दिए जाने का कार्य किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए और जनता उसका लाभ ले सके, इसके लिए ये यात्रा चल रही है। ये एक तरह से भारत जो भी गरीबों के लिए, आम जन के लिए नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पिछले 9 वर्षों में जो योजना चलाई गई है, विशेषकर अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहें तो आयुष्मान भारत योजना के तहत जिस प्रकार से गरीबों को लाभ मिल रहा है। हर साल की तरह इस साल भी गुरु नानक जयंती के पर्व पर सिख समुदाय के साथ अन्य समुदाय के लोगों ने मिलकर बड़े हर्षोल्लास के साथ गुरु ग्रंथ साहिब जी का अखंड पाठ किया। टनकपुर गुरुद्वारे में लोगों ने मत्था टेककर गुरु नानक का भजन कीर्तन किया है, जिसके बाद विशाल लंगर की सेवा की गई। गुरु नानक पर्व है, पूरे देश विदेश में यह मनाया जा रहा है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सभी गुरुद्वारों में गुरु नानक बर्थडे मनाया जाता है। आज हमारे टनकपुर में सारी साध संगत के सहयोग से आज गुरुद्वारे में 3 दिन का पाठ रखा गया था। परसों से आज उसकी समाप्ति हुई है। चंपावत में गंगा दशहरा के दिन शारदा घाट पर भक्तों की भीड़ उमड़ी है। भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई है। वहीं टनकपुर में भी हजारों भक्तों की भीड़ देखने को मिली। दूर दराज से अलग अलग राज्यों से भक्त टनकपुर शारदा घाट पहुंचे। वहीं पड़ोसी देश नेपाल से भक्तगण टनकपुर शारदा घाट पहुंचे, जहां भक्तों ने मां शारदा के जयकारों के साथ आस्था की डुबकी लगाई। हमारी माता की बहुत कृपा है।
हर साल भंडारा लगाती है। हर साल भंडारा लगाते हैं। 10-11 साल से लगातार भंडारा चल रहा है। खिचड़ी का भंडारा लगाते हैं। इस साल खिचड़ी और हलवा और चाय का भंडारा लगाया था। प्रकाश पर्व के मौके पर ज्ञान गोदड़ी हरिद्वार जा रही सिख संगत को कुल्हाल बॉर्डर पर रोककर वापस भेज दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि सिख पर्वों के मौके पर पंजाब और हिमाचल की सिख संगत हरिद्वार स्थित ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा हरिद्वार में मत्था टेकने के लिए निकलते हैं। माना जाता है कि जब गुरु नानक देव हरिद्वार आए थे तो उन्होंने अपना काफी समय यहां व्यतीत कर संगतों को उपदेश दिया था, जिसके चलते यहां ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे की स्थापना की गई। इस पर्व को लेकर गुरचरण सिंह बब्बर हैं, उनके द्वारा अपने कुछ साथियों के साथ हरिद्वार जाने की बात कही गई थी स्नान के लिए, तो उनसे अनुरोध किया गया था कि साथियों के साथ वहां न जाएं, तो इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए वो वापस चले गए। तो कितने लोग थे जो यहाँ पर जाने वाले थे? अभी उनके द्वारा बताया गया कि टोटल 22 लोग थे जो उनके। बाबा जी के प्रकाश दिवस पर हरिद्वार गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहब जा रहे थे हर की पौड़ी। हमारा इच्छा थी कि हम वहाँ पे जाके अरदास करेंगे, सिमरन करेंगे, हर की पौड़ी पर स्नान करेंगे और वहाँ पे जो मंदिर है हर की पौड़ी पर वहाँ दर्शन भी करेंगे। हमारा इरादा था आज हम वहाँ पे एक भजन कीर्तन करेंगे। ये धर्म नगरी है, ये सबके लिए है। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर गुरुद्वारा श्री ज्ञान गोदड़ी के संबंध में यहाँ से इकट्ठा होकर के चलने का आज हमारा प्रोग्राम था, क्योंकि गुरुचरण से बब्बर साहब हमारे शुरू से लीडर रहे हैं और आज भी हमारे साथ हैं, हम भी आज भी उन्हीं के साथ हैं। तो हमारी ये इरादा था, मंशा थी कि आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर हम गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी की याद में, गुरु नानक देव की याद में उस पवित्र स्थान पर जाकर के मत्था टेकें। 26, 63 काशीपुर पुलिस ने बाइक चोरों पर शिकंजा कसते हुए चोरी की 6 बाइकों सहित 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी उधम सिंह नगर के द्वारा निर्देश जारी किए गए थे, जिस पर पुलिस अधीक्षक काशीपुर और पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर के दिशा निर्देशन पर एक पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसमें पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद लेते हुए करीब 50 से ज्यादा सीसीटीवी खंगालने के बाद रात्रि में 3 अभियुक्तों को चोरी की कुल 6 मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार किया गया है। काशीपुर से खबरा तक पहुंचा रहे, जहां पर पुलिस ने 6 बाइक सहित 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरों में वो दोनों चोर भी दिखाई दे रहे हैं और वो 6 बाइकें भी तस्वीरों में देखी जा सकती है, जिन्हें पुलिस ने बरामद किया है। बता दें कि लगातार चोरी की जब खबरें सामने आ रही थी तो पुलिस ने सीसीटीवी खंगालने शुरू किए और कार्रवाई करते हुए इन 2 चोरों को मौके से गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके पास से इन बाइकों को भी बरामद किया गया है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर नगर निगम सभागार में निःशुल्क औषधि वितरित की गई है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर महामंडलेश्वर स्वामी योगी यतेंद्रानंद गिरी मौजूद रहे। यहां मौजूद सभी लोगों को तमाम औषधियों से बनी खीर का सेवन कराया गया और आंखों की तेज रोशनी के लिए आयुर्वेदिक दवाओं से बनी आई ड्रॉप भी डाली गई। वहीं वैट टेक बल्लभ ने बताया कि उनकी औषधियों को चंद्रमा की किरणों से तैयार किया जाता है। ये खास तौर पर कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर ही तैयार की जाती है। दिव्य औषधि खीर और दिव्य जड़ी बूटियों से तैयार की जाती है
और शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और मार्गशीर्ष की पूर्णिमा पर बना करके रात को पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की किरणों में रखी जाती है, सुबह खाली पेट सेवन कराई जाती है। वो आज कार्तिक पूर्णिमा का यानी आज इस वर्ष का दूसरा शिविर था। पौड़ी जिले के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के खेल मैदान में आयोजित 3 दिवसीय विकासखंड स्तरीय खेल महाकुंभ का अंडर 19 की खेल प्रतियोगिताओं के साथ समापन हुआ। खेल महाकुंभ में विकासखंड की सभी 10 न्याय पंचायतों से आए खिलाड़ियों ने वॉलीबॉल, कबड्डी, दौड़, लंबी कूद, भाला फेंक जैसी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख राजेश कंडारी ने शिरकत की। खेल महाकुंभ बीरोखाल का आज समापन दिवस है और अधिकांश प्रतियोगिताएं संपन्न हो चुकी है। इसमें सबसे पहले विद्यालय स्तर पे हुआ, जिसमें न्याय पंचायत स्तर पर विद्यालय स्कूलों के माध्यम से शिक्षा विभाग के द्वारा संपन्न हुए और दूसरे चरण में एक खंड विकास स्तर पर अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 में कुल बालक और बालिका दोनों वर्गों में हुए और जो भी बच्चे यहाँ पे निकलेंगे इसके बाद इनका जिला स्तरीय महाकुंभ खेल महाकुंभ का आयोजन होगा, जो जब तिथि इसमें जिला प्रशासन द्वारा हल्द्वानी में हमलावरों ने अचानक एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ट्रांसपोर्ट नगर चौकी क्षेत्र में कत्था फैक्ट्री के पास पिता की दुकान संभाल रहे 30 वर्षीय अमित कश्यप पर अचानक अज्ञात लोगों द्वारा धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने आनन फानन में बेहद गंभीर अवस्था में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। बहरहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। अमित कश्यप नाम के व्यक्ति की जो अपने रेडी पे खड़ा होकर सामान बेच रहा था, उस पर एक धारदार हथियार से वार किया गया। मौके पर उनसे परिजन पहुंचे तो उसको एसटीएच हॉस्पिटल ले गए। एसटीएच हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई है। इसमें पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं और उसकी पुरानी रंजिश अगर किसी से कोई है तो उसका रिकॉर्ड निकाला जा रहा है। और इसमें हमारी टीमों का गठन कर दिया गया। लगातार हमारी सीसीटीवी वाली टीमें और पूछताछ वाली टीमें काम कर रही हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर सत्ताधारी दल के विधायक और देहरादून के पूर्व महापौर विनोद चमोली ने कई सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी विधायक ने कहा कि इस कार्य के लिए बनाए गए डीपीआर को दरकिनार कर अधिकारियों ने इसमें अपनी मनमर्जी की है। बीजेपी विधायक के इस बयान का कांग्रेस ने समर्थन तो किया है, लेकिन उनके ऊपर ही कटाक्ष करते हुए कहा कि इतने दिनों से जब ये प्रोजेक्ट चल रहा था तो अब तक बीजेपी विधायक चुप क्यों थे। विनोद चमोली जो सत्तारूढ़ दल के धर्मपुर से विधायक हैं और 2 बार देहरादून के महापौर रह चुके हैं, आज उन्होंने एक सनसनीखेज खुलासा किया है जो बहुत ही हतप्रभ करने वाला है और देहरादून वासियों के तो जैसे मन को पूरी तरह से छलनी करने वाला है। ये पीठ में कुठाराघात किया गया है। उन्होंने कहा 2018 में जो स्मार्ट सिटी की डीपीआर तैयार हुई थी और जिस प्रस्ताव को देखकर केंद्र सरकार ने देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अपनी रजामंदी दी थी, आज जो स्मार्ट सिटी बन रहा है वो बिल्कुल उसके उलट बन रहा है। अधिकारियों ने पूरा का पूरा स्मार्ट सिटी प्लान को डाइवर्ट कर दिया है। जो ओरिजिनल डीपीआर वो इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। ये मैंने बोला, मैंने कहा जो डीपीआर हमने नगर निगम से जो हमने काम स्वीकृत किए थे उस समय, जिसके एवज में हमको स्मार्ट सिटी की सैंक्शन मिली थी, जो हमने प्रोजेक्ट सामने रखे थे, वो प्रोजेक्ट तो हुआ ही नहीं है। वो सारा का सारा सिनेरियो ही बदल गया। क्या कुछ प्रोजेक्ट है? वो चीजें ही बदल गई। जैसे पलटन बाजार का था,
पलटन बाजार का पूरे पलटन बाजार जीर्णोद्धार में बहुत बढ़िया रोड थे, सेंट्रल रोड पोल्स थे, उसमें साइकिलिंग ट्रैक था, साइकिलिंग से लोगों को जाना था, बड़ी गाड़ियां बैन होनी थी, बहुत सारा कुछ था उसमें। तो मैंने बार बार ये मांग की, मैंने विधानसभा में भी बोला था, उसमें आपने देखा होगा। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली के प्रभारी आर.के. सकलानी ने कुछ व्यापारियों के साथ मिलकर उन दुकानदारों को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया जिन्होंने अपनी दुकानों के बाहर सीसीटीवी लगा रखे हैं। इस मौके पर कोतवाली प्रभारी आर.के. सकलानी ने कहा कि हमने उन दुकानदारों को सम्मानित करने का काम किया जिन्होंने अपनी दुकानों के बाहर सीसीटीवी लगाए हैं, क्योंकि इन कैमरों के लगे रहने से पुलिस को अपराध रोकने और अपराधियों को पकड़ने में काफी सहयोग मिलता है। वहीं प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष देर सिंह ने बताया कि हर दुकानदार को एक एक कैमरा जरूर लगाना चाहिए ताकि अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। एक पर इससे कोई छुपा नहीं है कि जितनी भी हमारी घटनाएं हैं वो सीसीटीवी कैमरों का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। और समाज में हमारे ऐसे भी लोग हैं जो कि निस्वार्थ रूप से जिन लोगों ने पब्लिक को सीसीटीवी कैमरे डोनेट कर रखे हैं, इसमें हमारे जो A to Z है उसमें धीर सिंह जी हैं जिन्होंने कि 5 कैमरे अपनी तरफ से पब्लिक को डोनेट कर रखे हैं। और पुलिस जो हमारे थाना क्षेत्र में जो घटनाएं होती हैं उनमें बहुत बार इनके कैमरों का खुलासे में योगदान रहा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित नाथ संप्रदाय का गोरक्षनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोरक्षपीठ उत्तराखंड में भी है, जहां सतयुग से अखंड धूनी अनवरत प्रज्वलित हो रही है। जी हां, नेपाल सीमा से लगे चंपावत जिले के तल्लादेश क्षेत्र के मंच में स्थापित गुरु गोरखनाथ मंदिर आध्यात्मिक पीठ के रूप में पूरे उत्तर भारत में प्रमुख स्थान रखता है। मान्यता के अनुसार यहां आने वाले भक्तों की मुरादें जरूर पूरी होती है। निसंतान दंपत्ति यहां अपनी मनोकामना लेकर जरूर आते हैं। गोरखपंथियों द्वारा स्थापित गुरु गोरखनाथ धाम गोरक्षक के रूप में भी पूजा जाता है। चंपावत तामली मोटर मार्ग पर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर यह स्थान ऊंची पर्वत चोटी पर स्थापित है। यहां पहुंचने के लिए मंच तक वाहन से जाया जाता है, उसके बाद 2 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है। मंदिर से पहले मार्ग में अष्ट भैरवों की स्थापना है, जिन्हें क्षेत्रीय लोग रक्षक के रूप में वर्षों से पूजते आए हैं। आपको एक ऐसा पवित्र धाम दिखाने जा रहा हूं जिसकी काफी मान्यता है और कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी इस धाम में आए थे और उनके द्वारा यज्ञ हवन कर और धुनी जलाई गई थी, जो आज भी धुनी वहां वैसी ही जल रही है और लगातार जल रही है। और आपको बता दूं, कुछ समय पहले यहाँ पर जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने यहाँ गुरु गोरख धाम के दर्शन किए थे। काफी संकरा मार्ग है, जैसे आप देख सकते हैं, काफी संकरा मार्ग है ये, और काफी ठंड भी यहाँ पड़ती है, काफी ज्यादा ठंड पड़ती है। मैंने तो जैकेट पहन रखी है। आपको बता दूं कि आप पहुंचेंगे कैसे। आपको क्या करना है, टनकपुर से आपको कोई भी टैक्सी गाड़ी या सरकारी रोडवेज में बैठ के आपको चंपावत मुख्यालय पहुंचना है। चंपावत मुख्यालय से गुरु गोरख धाम की दूरी पड़ती है 35 से 42 किलोमीटर। मंच तामली रोड पड़ता है, यहाँ से आप अपनी गुरु गोरख धाम यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ही जल्द वहां तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और वहां पहुंचकर आपको वो गुरु गोरख धाम जी के दर्शन कराऊंगा। वहां देखेंगे चल के कि गुरु गोरखनाथ जी किस तरह से वहां विराजमान है और क्या वहां आज भी धुनी लगातार जल रही है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।